आज इस क्लास में हम कबीला और परिवार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और फैक्ट से क्वेश्चंस बनने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, मल्टीपल एंगल होता है, आप उसे सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर किस चैप्टर, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। आज का जो फोकस पॉइंट है वो है कबीला और परिवार। यदि हम कबीले की बात करें तो जो कबीला होता था वो जनजातीय लोगों का एक समूह होता था। कबीला जनजातीय लोगों का एक समूह होता था और ऋग्वैदिक काल में लोगों की पहचान उनके कबीले से होती थी। ऋग्वैदिक काल में लोगों की पहचान उनके कबीले से होती थी और लोग इस कबीले के प्रति क्या होते थे, वफादार होते थे। लोग ऋग्वैदिक काल में लोग इस कबीले के प्रति वफादार होते थे। इस कबीले को हम जन के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 275 बार मिलता है। इस कबीले का एक और दूसरा नाम विश है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार मिलता है। तो कबीले का एक और नाम क्या है, जन है, और एक दूसरा नाम क्या है, विश है। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है और विश शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार मिलता है। इस विश को ग्रामों या छोटी कबीलाई इकाइयों में विभाजित किया गया था। इस विश को ग्रामों या छोटे कबीलाई इकाइयों में विभाजित किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है कि ऋग्वैदिक काल में हमें जनपद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में हमें जनपद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में जनपद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों ऋग्वैदिक काल में जनपद या क्षेत्र का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे कारण क्या है कि क्योंकि लोग किससे जुड़े थे, जनजाति से जुड़े थे। क्योंकि लोग जनजाति से जुड़े थे और लोगों की पहचान उनके कबीले से होती थी। क्योंकि लोग जनजाति से जुड़े थे और लोगों की पहचान उनके कबीले से होती थी और इन लोगों का जमीन पर नियंत्रण नहीं होता था। और इन लोगों का जो लोग इस जनजाति से जुड़े हुए थे, जिन लोगों की पहचान जो लोग इस जनजाति से जुड़े हुए थे और जिनकी पहचान उनके इस कबीले से होती थी, उनका जमीन पर नियंत्रण नहीं था और ना ही ऋग्वैदिक काल में साम्राज्य की स्थापना भी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में साम्राज्य की स्थापना भी नहीं हुई थी। यही कारण है कि हमें ऋग्वैदिक काल में जनपद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि यूपीएससी एग्जाम में इस स्टेटमेंट को आपके सम्मुख कैसे रख सकता है। आपके सम्मुख इस प्रकार से रख सकता है कि ऋग्वैदिक काल में हमें जनपद या क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में अगर यूपीएससी एग्जाम में यह स्टेटमेंट आता है कि ऋग्वैदिक काल में हमें जनपद या क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, तो ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में हमें जनपद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में हमें जनपद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। यदि हम इस जनजाति के सदस्यों की बात करें, जो कबीला होता था, जो जनजातीय लोगों का एक समूह होता था, इसके हम सदस्यों की बात करें तो जो इसके सदस्य थे वो 100 से अधिक नहीं होते थे। क्योंकि जो कबीला होता था, ये जो जनजातीय लोगों का एक समूह होता था, यदि हम इसके सदस्यों की बात करें, यानी यदि हम कबीले के सदस्यों की बात करें तो ये 100 से अधिक नहीं था। यानी कबीले जो सदस्य होते थे, कबीले में जो सदस्यों की संख्या होती थी वो 100 से अधिक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें जो ऋग्वेद हमें उल्लेख मिलता है, यदि हम ऋग्वेद में देखें तो जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वहां हम देखते हैं कि दो जनजातियों के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति 21 प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल में जो हमें देखने को मिलता है, ऋग्वैदिक काल में जो हमें उल्लेख प्राप्त होता है वो हमें देखने को मिलता है कि दो जनजातियों के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति कितनी प्राप्त होती है, 21 प्राप्त होती है। यानी दो कबीलों के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति कितनी प्राप्त होती है, 21 प्राप्त होती है।
हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि कबीले की जो सदस्य संख्या होती थी, कबीले की जो सदस्य संख्या होती थी वो 100 से अधिक नहीं होती थी, क्योंकि जो हमें ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है वहां पे हम देखते हैं कि दो जनजातियों के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति 21 प्राप्त होती है। यानी दो कबीलों को ज्वाइन कर देने से, दो कबीलों को मिला देने से जो हमें उनकी संयुक्त शक्ति, ज्वाइंट पावर, हमें संयुक्त शक्ति प्राप्त होती है वो उसकी संख्या कितनी है 21, उसकी संख्या कितनी है 21 है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चन बनने का ये परिवार। यदि हम परिवार की बात करें ऋग्वैदिक काल में, यदि हम परिवार की बात करें तो परिवार को कुल भी कहा गया है और परिवार को लेकर के गृह शब्द का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में हमें परिवार के लिए परिवार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कुल शब्द का प्रयोग किया गया है और गृह शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यानी परिवार को हम कुल भी कहते थे या इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, गृह शब्द का भी प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में हम परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग करते थे या किस शब्द का उल्लेख मिलता है, हमें गृह शब्द का उल्लेख मिलता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड होने वाला है ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख, ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख नाम मात्र का प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख नाम मात्र का प्राप्त होता है, नाम मात्र का, यानी बहुत ही कम प्राप्त होता है। ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख नाम मात्र का प्राप्त होता है। ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख नाम मात्र का प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख बहुत ही कम प्राप्त होता है। क्यों ऐसा क्यों इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक काल में जो परिवार है वो क्या है, संयुक्त इकाई है। वो क्या है, संयुक्त इकाई है। वो क्या है, एक समुदाय में रहे, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो परिवार है वो क्या है, संयुक्त इकाई है। क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग किससे जुड़े हुए हैं, कबीले से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, कबीले से जुड़े हुए हैं। और जो जनजाति लोगों का एक क्या है, समूह है, क्योंकि लोग किससे जुड़े हुए हैं, कबीलों से जुड़े हुए हैं, जो क्या है, एक संयुक्त इकाई है। इसलिए यहाँ पे हमें परिवार का जो उल्लेख है वो नाम मात्र का प्राप्त होता है। इसके साथ साथ और यदि हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में हमें और हम देखें तो माता, पिता, पुत्र, दास और आदि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। माता, पिता, पुत्र, दास आदि का उल्लेख प्राप्त होता है और हमें अन्य लोगों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा इस परिवार में कौन कौन रहते थे, माता, पिता, पुत्र, दास आदि रहते थे। इसके साथ साथ अन्य लोग भी रहते थे। इस परिवार में यदि देखें तो माता, पिता, पुत्र, दास आदि लोग रहते थे। इसके साथ साथ अन्य लोग भी रहते थे। और यदि हम बात करें इस परिवार के कुल की बात करें तो यहाँ पे हम देखें भतीजे, इस परिवार में यानी स्कूल में भतीजे, पोते, चचेरे भाई, इन सब के लिए एक शब्द ही है। यदि हम इस परिवार या कुल में देखें तो भतीजे, पोते, चचेरे भाई के लिए एक शब्द ही है, यानी इन सब के लिए अलग शब्द नहीं है। यदि हम ऋग्वैदिक काल में देखें तो परिवार या कुल के लिए भतीजे, पोते, चचेरे भाई के लिए एक शब्द ही है। ये क्या दर्शाता है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें विभेद नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो पारिवारिक रिश्ते थे उनमें विभेद नहीं था। इससे में क्या प्रतीत होता है, इससे में क्या दिखाई देता है कि ऋग्वैदिक काल में जो पारिवारिक रिश्ते थे उसमें विभेद नहीं था। यानी विभेद नहीं था, यानी ऋग्वैदिक काल में जो परिवार है वो क्या थी, एक संयुक्त इकाई थी। जैसे आप अगर देखिए जॉइंट फैमिली की बात करें तो उसमें अगर 5 भाइयों की एक जॉइंट फैमिली है, तो वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। 5 भाई अगर एक में है, लेकिन अगर वो पांचों भाई अगर अलग अलग हो जाते हैं तो अब उनके 5 घर बन जाएंगे, यानी उनके 5 परिवार बन जाएंगे। 5 भाई जब एक साथ हैं, उनकी जॉइंट फैमिली है, और 5 भाई एक में है तो उनकी एक जॉइंट फैमिली है, सब एक ही साथ है, एक ही परिवार है। अगर 5 भाई एक साथ रह रहे हैं तो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो एक परिवार है। लेकिन अगर 5 भाई अलग अलग हो जाते हैं तो 5 परिवार बन जाएगा, अलग अलग 5 लोगों का परिवार बन जाएगा।
और आज के समय आप देखेंगे कि मामा का घर अलग है, मौसी का घर अलग है, बुआ का घर अलग है, तो आप अलग अलग घर आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग परिवार देखने को मिल रहा है। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं है। वो क्या है, समुदाय में रहते हैं, यानी एक कबीले के अंदर ये जो कबीला है, क्योंकि जो कबीला इस समुदाय में जो लोग कबीला है, जो जनजाति लोगों का एक समूह है, जो एक समुदाय है, लोग उस समुदाय में एक साथ रह रहे हैं, तो उनकी क्या एक ज्वाइंट फैमिली, एक संयुक्त है, संयुक्त परिवार। उसी में उसी के भीतर शव है, उसी के अंदर शव है, वो अलग अलग परिवार नहीं है, वो क्या है, संयुक्त इकाई है। ऋग वैदिक काल में जो परिवार है या जो कुल है, वो क्या है, एक संयुक्त इकाई, यानी लोग एक समुदाय में रहे, एक साथ रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे, एक समुदाय में रह रहे हैं, वो एक संयुक्त इकाई है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भतीजे, पोते, चचेरे, भाई के लिए एक शब्द ही है, यानी इन सबके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं है, एक शब्द ही है। यानी ये जो माता, पिता, पुत्र, दास आदि और अन्य लोग जो हैं इसी परिवार में रह रहे हैं। इस परिवार में कौन कौन रहता है, माता रहते हैं, पिता रहता है, पुत्र रहता है, दास रहता है। यानी इस एक परिवार के अंदर कौन कौन है, माता है, पिता है, पुत्र है, दास है, आदि लोग हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें, कई लोग इसमें इस परिवार में शामिल है। यानी अलग अलग परिवार नहीं है, अलग अलग फैमिली हमें नहीं देखने को मिलती। इसलिए ऋग्वेद में परिवार शब्द का जो उल्लेख है, इस कारण से ऋग्वेद में जो परिवार शब्द का उल्लेख है वो क्या है, नाम मात्र का हमें प्राप्त होता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है ऋग वैदिक काल में, अगर हम देखें जो समाज है वो क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है। ऋग वैदिक काल का में जो परिवार है वो क्या है, जो ऋग वैदिक काल में हम देखें जो परिवार है वो क्या है, वो पितृसत्तात्मक परिवार है। पितृसत्तात्मक है, यानी पिता के अधीन है। ऋग वैदिक काल का जो समाज है वो क्या है, पितृसत्तात्मक है, यानी पिता के अधीन है। कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है पिता के अधीन है, क्योंकि यदि हम देखें बच्चों और मवेशियों की वृद्धि की इच्छा बार बार प्राप्त होती है ऋग वैदिक काल में। हमें ऋग वैदिक काल में देखते हैं, ऋग्वेद में हम देखते हैं कि बच्चों और मवेशियों की वृद्धि की इच्छा हमें बार बार देखने को मिलती है लोगों के द्वारा। ऋग्वेद में हम देखते हैं, ऋग्वेद में हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि लोगों के द्वारा बच्चों और मवेशियों की वृद्धि की इच्छा बार बार की गई है। लोगों के द्वारा बच्चों और मवेशियों की वृद्धि की इच्छा बार बार की गई है, लेकिन पुत्रियों के लिए ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ लोग वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। इसके साथ साथ लोग वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, लेकिन पुत्रियों के लिए ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ लोग वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, लेकिन पुत्रियों के लिए ऐसी कोई प्रार्थना हमें देखने को नहीं मिलती है। अब यदि हम बात करें महिलाओं की, तो यदि महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं थी ऋग वैदिक काल की, जो महिलाएं थी वो बलि चढ़ाती थी। बलि क्या होता है, बलि जो होता है एक प्रकार का स्वैच्छकर होता था, जो उस कबीले के लोगों के द्वारा राजन को स्वेच्छा से दिया जाता था। कल क्लास में हमने बताया था कि जो कबीला है उस कबीले का प्रमुख क्या है, राजन होता है। कल क्लास में आपको बताया था कबीले का प्रमुख राजन होता था, और जो राजन होता था यानी जिसको हम राजा भी कह सकते हैं, उस राजन को यानी उस राजा को जो कर मिलता था वो उस कबीले के लोगों के द्वारा स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता था। और ये जो महिलाएं थी, इन महिलाओं को भी बलि यानी कर देने का, कर चढ़ाने का अधिकार था। महिलाओं को भी बलि चढ़ाने का अधिकार था, यानी कर देने का अधिकार था। महिलाएं इसके साथ ही साथ भजन भी करती थी। ये जो महिलाएं हैं भजन भी करती थी। 5 महिलाओं के द्वारा भजन के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जो महिलाएं हैं ये भजन भी करती थी। 5 महिलाओं के द्वारा भजन करने के उदाहरण प्राप्त होते हैं, और बाद के ग्रंथों में 20 महिलाओं के द्वारा भजन करने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जो श्लोक है वो क्या है, मौखिक है। जो श्लोक होता था वो क्या होता था, मौखिक होता था, लिखित नहीं होता था। जो श्लोक है वो क्या है, मौखिक होता था, लिखित नहीं होता था। इसके साथ साथ हम देखें महिलाओं के बारे में, तो विवाह प्रथा स्थापित हो चुकी थी ऋग वैदिक काल में विवाह प्रथा स्थापित हो चुकी थी। और इसके साथ साथ विधवा पुनः विवाह का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में विधवा पुनः विवाह का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भाई की विधवा से विवाह का भी उल्लेख मिलता है। भाई की विधवा से विवाह का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बाल विवाह का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है ऋग वैदिक काल में।
बाल विवाह का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। जो विवाह की आयु थी वो क्या थी? महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु थी, महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु थी वो क्या थी? 16 से 17 साल थी। महिलाओं के लिए विवाह की जो आयु थी, महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु थी वो क्या थी? 16 से 17 साल, 16 से 17 साल थे। यानी यदि हम देखें इस कॉन्सेप्ट, इस फैक्ट को आधार बनाए तो इससे स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। एक पॉइंट में यहाँ पे आप नेगेटिव देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा कि जो परिवार है वो क्या है? पितृ सत्तात्मक परिवार है, यानी पिता के क्या होता था? अधीन होता था। एक पॉइंट और यहाँ पे हमें ऋग वैदिक काल में बहुपति विवाह के भी संकेत प्राप्त होते हैं। ऋग वैदिक काल में हमें बहुपति विवाह के भी संकेत प्राप्त होते हैं। इसके संबंध में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ऋग वैदिक काल में बहुपति विवाह के भी संकेत प्राप्त होते हैं। ऋग वैदिक काल में बहुपति विवाह के भी संकेत प्राप्त होते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ऋग वैदिक काल में बहुपति विवाह के कुछ संकेत भी मिलते हैं। सूर्य देवता की पुत्री, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सूर्य देवता की पुत्री सूर्या के साथ दो भाइयों के रहने के उदाहरण है। दो अश्विन भाइयों के रहने के उदाहरण है। एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि ऋग वैदिक काल में बहुपति विवाह का भी संकेत प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में बहुपति विवाह का भी संकेत प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य देवता की पुत्री सूर्या के साथ दो अश्विन भाइयों के रहने के उदाहरण है। लेकिन ऐसे उदाहरण नगण्य है, यानी ना के बराबर है। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। संभवतः ये मातृ प्रधान समाज का संकेत देता है। संभवतः किसका संकेत देता है? मातृ प्रधान समाज का संकेत देता है। जैसे कुछ उदाहरणों में जिन्हें पुत्रों का नामकरण, जैसे कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं जिनमें पुत्रों का नामकरण मां के नाम पर किया गया है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें पुत्रों का नामकरण मां के नाम पर किया गया है। लेकिन ये बहुत ही नगण्य, बहुत ना के बराबर, ऐसे एग्जांपल में बहुत ही नगण्य मतलब ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यानी क्लियरली है कि जो ऋग वैदिक काल का समाज हो क्या है? पितृ सत्तात्मक है। इट इज क्लियर दैट कि ऋग वैदिक काल का जो समाज हो क्या है? पितृ सत्तात्मक है। क्या है? पितृ सत्तात्मक है। जो भी हमने आपको बताया कि इस एग्जांपल से मातृ प्रधान समाज का उल्लेख होने को देखने को मिलता है। इससे क्लियर, जो भी इससे पहले हमने आपको बताया कि इससे लगता है कि ऋग वैदिक काल में जो समाज है वो क्या मातृ प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे एग्जांपल नगण्य है, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ऐसे एग्जांपल नगण्य है, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। क्लियरली अगर हम देखें तो ऋग वैदिक काल का जो समाज है, जो परिवार हो क्या है? पितृ सत्तात्मक परिवार है, एंड जो किसके अधीन होता है? पिता के अधीन होता था। ऋग वैदिक काल का जो परिवार है, जो समाज हो क्या है? पितृ सत्तात्मक है, यानी किसके अधीन है? पिता के अधीन होता था। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हमने कर दिया कि ऋग वैदिक काल में जो परिवार है, परिवार का उल्लेख ऋग्वेद में परिवार का उल्लेख नाम मात्र का देखने को मिलता है। नाम मात्र का देखने को मिलने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही परिवार में कौन है? माता है, पिता है, पुत्र, दास आदि और अन्य कई लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें तो भतीजे, पोते, चचेरे, भाई के लिए एक शब्द ही है, यानी सबके लिए अलग शब्द नहीं, इन सबके लिए भतीजे, पोते, चचेरे, भाई, इन सबके लिए एक शब्द ही है। इससे क्या पता चलता है कि इनका जो पारिवारिक रिलेशन है, पारिवारिक रिश्ता है, उसमें कोई विभेद नहीं है। क्यों? इससे पारिवारिक रिश्ते में विभेद नहीं है। इससे क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? जो परिवार है क्या? एक संयुक्त इकाई है। ये जो परिवार है क्या है? एक संयुक्त इकाई थी, यानी लोग एक ग्रुप, समुदाय, एक समुदाय में रहते थे, एक साथ मिलकर रहते थे। ये अलग अलग परिवार नहीं होता था, ये परिवार अलग अलग परिवार नहीं था। जैसे आज समय में आपको अलग अलग परिवार देखने को मिल रहा है। आपका घर अलग, आपके मामा का घर अलग है, मौसी का घर अलग है, बुआ का घर अलग है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग परिवार देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा ऋग वैदिक काल में नहीं है। ऋग वैदिक काल में वो क्या है? एक संयुक्त इकाई है, एक ही साथ है, एक ही साथ सभी देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से भतीजे, पोते, चचेरे, भाई के लिए, इन सबके लिए एक शब्द ही है देखने को मिलता है। तो सभी पॉइंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ आई होगी और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।